वेलकम टू क्यू। सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज की हम इस क्लास के अंदर जो कल हमारे एग्ज़ाम हुआ था आरएस का, उसी के बारे में हम विश्लेषण करने वाले हैं, यानी कि उसके आंसर की को हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का अच्छे से गया होगा और आप सभी ने अपना अच्छा प्रयत्न किया होगा। चलिए तो आज हम उस एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सब बढ़िया, जल्दी से आ जाओ सब। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिद्धार्थ, शिवम बिल्कुल, अदिति बिल्कुल, किट्टू बिल्कुल, सभी का स्वागत है, ठीक है। तो चलिए आज हम जो हमारा कल का एग्ज़ाम हुआ था उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार पूछा गया था। क्या था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये भारत के कॉरिडोर के बारे में पूछा गया था और ये जोड़ता है आपका किसको? सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है ना। सिलचर को पोरबंदर गुजरात के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये उत्तर दक्षिण और ये दोनों कहाँ पर आकर के मिलते हैं? तो झांसी के अंदर आकर मिलते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक एक चीज़ देखते चलेंगे आगे। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का महो हरपुर उत्तरी अरावली सही, दुर मरियाम जी मध्य अरावली बिल्कुल, कटड़ा दक्षिणी अरावली बिल्कुल सही, लेकिन सत्तूर मध्य अरावली में नहीं आती है, दक्षिणी अरावली के दक्षिण पूर्वी अरावली के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से प्रदर्शित है? बिल्कुल हम ज़्यादा बहस न करते हुए बिल्कुल सही जवाब के साथ में धौलपुर, राजसमंद, जालौर को। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, यह था त्रिवेणी संगमों से लेकर के 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। इनमें से कोठारी, खोड़, बेड़च नहीं बनाती, गंभीर, बनास, धुंध नहीं बनाती, सोम, आहू, बांडी नहीं बनाती। तो बनास, मैनल, बेड़ाच। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो वन क्षेत्र था वो 16,554 था। अब राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होगा? तो 4.87%। ठीक, आगे राजस्थान में भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से है? तो बॉक्साइट के लिए हमें सबने पढ़ा है कि उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। और अब्रक के लिए पढ़ा है कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल 3। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चुकंदर पर आधारित चीनी मिल स्थापित कहाँ की गई थी? राजस्थान में चुकंदर पर आधारित चीनी मिल थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी आपके केसरापाटन में, उदयपुर में, भोपाल सागर में या श्री गंगानगर में। तो कहाँ की गई थी? श्री गंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 8, माई बजाज सागर परियोजना संयुक्त परियोजना है। हमने पढ़ा है माई बजाज सागर परियोजना किस किस की है? राजस्थान और गुजरात की। किसकी है? राजस्थान और गुजरात की। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर कितनी थी? 10, और बाड़मेर की थी 32.5, ठीक है। तो सही जवाब किसके साथ में जाएगा? सही जवाब जाएगा हमारा श्री गंगानगर। सबसे कम कहाँ थी? तो सबसे कम थी श्री गंगानगर में। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 10, कालाकुटा, लीलवानी, नरादिया, तिमोरी किस खनिज उत्पादन के क्षेत्र हैं? तो हमने सबने पढ़ा है ये बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में किसके लिए? ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो काली सिंध कहाँ? झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शेरगढ़, बूंदी, बस्सी चित्तौड़गढ़ है, बस्सी एक जयपुर के अंदर भी है, रामसागर, वन विहार, केसरबाग, ठीक है, तीनों के तीनों धौलपुर में, सीता माता प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन शेरगढ़ वाला बूंदी में ना होकर के कहाँ पर है? 12 के अंदर है। माही कंचन तथा आरसीबी 911 यानी 1911 संकर किस्में हैं। तो हमने सबने पढ़ा है माही कंचन और माही धवल ये किसकी हैं? तो ये है मक्के की। जबकि जो आरसीबी 1911 है वो किसकी है? बाजरे की। तो बाजरे और मक्के की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में 3। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान, अच्छा पॉलिटी से पूछा है,
चलिए, बिल्कुल, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित की घोषित किए गए थे, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, यानी कि 2 इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, मेनका गांधी बात के बाद 1978 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी कि कौन सा कथन गलत है। चलिए पढ़ते हैं। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दहेज से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, ये तो बिल्कुल है। ये भी बिल्कुल जो हमारे यूएसए का है, जो उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक होती है, और ये स्वेच्छाचारी है ही सही। तो ये अनन्य है तो है, लेकिन नहीं आने के कारण ये गलत हो जाता है। 16वें में 3, बहुत ही बेहद और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नतमल की हवेली जैसलमेर। आगे है आपका राज्यसभा के संबंध में, और राज्यसभा के संबंध में हमें कथन दिए गए हैं, उन पर हमको विचार करना है। क्या? त्रुटिपूर्ण कथन छांटना है। कौन सा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति जो लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, बिल्कुल नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित हैं, बिल्कुल। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकें आयोजित हुई हैं, सही है। तो एकमात्र राधाकृष्णन नहीं, एक और थे हामिद अंसारी। कौन? हामिद अंसारी, वो भी क्या थे? 2 बार सभापति रहे थे। तो 18वें में ए। आगे बात करूं 19 में है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव व 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था, बिल्कुल किया था। ये तो बिल्कुल सत्य है। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसकी लिखित सूचना हमने पहले ही पढ़ा था कि किसको देनी होगी? लोकसभा स्पीकर को। और अविश्वास प्रस्ताव केवल किस में लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल। तीनों कथन सत्य हैं, जबकि ये 27 नहीं रखे गए थे, अभी तक कितने रखे गए थे? 28। आगे बात करूं 20 में हमको मिलाना है। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, लो नहीं लगाना। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, पर्यावरण की सुरक्षा 48A, काम करने का 41, स्मारकों का संरक्षण 49, यानी कि पहले में 2 और पहले में 2, अच्छा 2 जगह है। आगे बी में 1 बिल्कुल। तो क्वेश्चन 2 इज करेक्ट। आगे बात करूं मैं, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 21, और 21 कह रहा है हमसे क्या? 21 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग को शक्तियां, कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी है जो उसके कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। चलिए तो देखते हैं। 25 है, बिल्कुल है। 18 है, 19 है, लेकिन 12 नहीं है। 12 किससे संबंधित है? परिभाषा से। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे चलते हैं हम। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद की अनुशंसा करने की थी? तो ये किसने की थी? सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग की बात करूँ 1983 रिपोर्ट सौंपता है 1987 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोक चुनावों के साथ अंत हो गया। अच्छा, 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी, बिल्कुल। ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। 1 और 1 2 सही है। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 24, और 24 है सीएजी से संबंधित। सीएजी के अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सीएजी की नियुक्ति 148, ठीक है। सीएजी के कार्य और शक्तियां 149,
संघ के खातों का प्रपत्र तो 150, ऑडिट रिपोर्ट 151वां। ठीक है, तो देख लीजिए पहले में एक ही में है। ठीक है, और भी आगे चेक करना चाहो, बी में तीन अनुच्छेद 149 बिल्कुल, फिर सी में 4 बिल्कुल सही है, और डी में 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, और 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। CH वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल निर्वाचित नहीं थे। बरकतुल्ला खां सबसे कम नहीं, बिल्कुल बरकतुल्ला खां तो पहले वो थे अल्पसंख्यक सीएम जिनमें पद पर रहते क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब से सबसे कम कार्यकाल वाले कौन थे, हीरालाल देवपुरा। ठीक, बिल्कुल 1975 में हरिदेव जोशी थे। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली थी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 में हो गया ना 3। 26 में है आपका मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्या कहा गया था, 15% आप मंत्री बना सकते हैं। उस हिसाब से अधिकतम तो कितने हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं 30 और मिनिमम हो सकते हैं 12। तो 12 कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन 26 में 1। आगे 27 में है 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मतमूल 129 था। संविधान के अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट, ठीक है ना, हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियों के संबंध में 217(1) होता है। और इसके अनुसार क्या कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा। तो इसके लिए हमें पढ़ा था राष्ट्रपति एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श, और संबंधित राज्य का जो राज्यपाल राज्य से परामर्श, और उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से, इन तीनों के परामर्श से करता है। ठीक है, तो चलिए तीनों देखते हैं। उच्च न्यायालय के महान्यायवादी तो होता ही नहीं है इसमें। भारत के राजस्थान के राज्यपाल, बिल्कुल राजस्थान भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, बिल्कुल 2, क्योंकि कानून मंत्री नहीं होता राज्यपाल, बिल्कुल 28 में 2, कौन सा 2। आगे बात करूँ मैं 29 में है किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की थी। तो ये किसके आधार पर की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर फजल अली, 1956। आगे बात करूं मैं, ये करंट से था और करंट से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। देखिए राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये तो है, ये तो बिल्कुल काम करता है इसके लिए। राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिल्कुल है, और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये भी है। लेकिन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 1970, याद करो, RHB, और इसके लिए क्या कहा था कि सस्ती दरों पर ये क्या करवाएगा, आवास को उपलब्ध करवाएगा, ना कि उनके लिए सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा उपलब्ध करवाएगा। आगे बात करें 31, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी में प्रतिस्थापित किया गया। 15 नहीं, 17 नहीं, 19 नहीं, यानी कि 2021 में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बात कर रहा है RPSC की, ठीक है ना। RPSC के अध्यक्ष व संयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होते हैं, बिल्कुल। आयोग के अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य को केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से, बिल्कुल इनको नियुक्त तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ किसको है, राष्ट्रपति को। तो इस संबंध में क्या है, दोनों ही कथन सही है। आगे बात करूं मैं आपसे, तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल ये गुगली बॉल डाली गई थी, इस पर सबसे अधिक फंसे होंगे, ठीक है ना। ये किसके द्वारा की जाती है, राजस्व मंडल के द्वारा। उसके राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, अजमेर के अंदर। नेक्स्ट बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है कि जो नरपत 2014 में नरपत मल लोढ़ा के जो समिति का गठन किया गया था उसका संबंध किससे था। तो हमने देखा था नरपत मल लोढ़ा की जो कमेटी थी वो किससे संबंधित थी, वो थी लोकायुक्त से। किससे थी, लोकायुक्त से। आगे चलिए 35, राजस्थान के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या पूछ रहा है, निर्वाचन आयोग के बारे में। जुलाई संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैब, अगर यहाँ पर आपको टैब में प्रॉब्लम थी तो आप यहाँ भी देख सकते थे कि
ठीक है ना क्या। तो बिल्कुल हमें पता है कि 1994 में इसका गठन किया गया था और ये वर्तमान में भी एक सदस्यीय आयोग है जिसके अध्यक्ष हैं मधुकर गुप्ता, यानी कि जुलाई 1994 में गठन किया गया। बिल्कुल राजस्थान निर्वाचन आयुक्त के प्रावधान में ये एक सदस्यीय आयोग है। बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है। आगे बात करता हूँ 36 पर। 36 की करें हम, अप्रैल 2030 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना प्रस्तावित है। तो ये किस में प्रस्तावित है, जोधपुर में। अच्छा 37 बेहद ही अच्छा क्वेश्चन। 37वां, कोई भूखा ना सोए, ये किस नारे, इस नारे का संबंध किस योजना के साथ में है। तो किसके साथ में है, बिल्कुल ये बाल गोपाल योजना जो दुग्ध बांटना है और यूनिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, जो शहरों में रोजगार प्रदान करने के लिए 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, उनके लिए 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना होगा, उससे संबंधित है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है, जो NFSA के अंदर जो परिवार हैं उनको क्या करवाया जाएगा, हर महीने एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका संबंध किससे है, इंदिरा रसोई योजना से, ठीक है ना। कब, 20 अगस्त 2020 से शुरुआत की जाती है। 358 रसोइयों के साथ शुरुआत की जाती है, 1000 की संख्या बढ़ा दी जाती है और वर्तमान में इनकी संख्या 2000 कर दी जाती है। अब ग्रामीण के साथ साथ ये शहरी के साथ साथ ग्रामीणों में भी चलेगी। तो 37 में 4। 38 राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों में आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य, न्यायमूर्ति वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास अध्यक्ष हैं, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे ये किया गया था कि एक अध्यक्ष व 4 सदस्य नहीं होंगे, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होंगे, तो केवल 2 सही। नेक्स्ट बात करूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 39 की, और ये था आपका इकोनॉमिक्स से, और पहली ही इकोनॉमिक्स पर बहुत ही अच्छी गुगली कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो सभी के साथ है, ये तो अब प्रेशर लेना ही नहीं था। तो कौन सा समीकरण राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो देखिए राजकोषीय घाटे को वही दर्शाता है जिसमें शुद्ध घरेलू आय प्लस RBI से उधारें होती हैं, और क्या होता है, जो हमारे विदेशों से प्राप्त आय होती है, और इसके जो व्यय होता है वही किसको दर्शाता है, सकल राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। तो बिल्कुल हाँ, क्वेश्चन चाहे सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध घरेलू उधार प्लस RBI से उधार और विदेशी उधार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है। सड़क सुरक्षा हैं, सड़कें हैं, सरकारी प्रशासन, लेकिन कारण क्या है, व्यक्तिगत हैं। आगे चलते हैं 41 में, और 41वां क्या कह रहा है हमसे, 41 में कह रहा है मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन दर को संदर्भित करती है, जो कि विशिष्ट वाली, यानी देखिए सीधा सा तात्पर्य है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उसे कहते हैं जो कि उसकी वस्तुओं का मापन एक टोकरी यानी एक टोकरी के समान उसका सभी का मापन करती है, जबकि जो कोर मुद्रास्फीति होती है उसमें ईंधन को और जो उसकी आवश्यकता वाली वस्तु होती है उनको हटा दिया जाता है, वो कोर मुद्रास्फीति कहलाती है। तो बिल्कुल यानी खाद्य और ईंधन की बाहर करने के बाद में औसत उपभोक्ता कीमतों के बदलाव को मापती है, वो कोर मुद्रास्फीति है, बिल्कुल सही है। और जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है वो क्या है, वो संपूर्ण को मापती है। तो एक वो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों का प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देती है, बिल्कुल देती है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाना, 30 नहीं है ये 15 है ना, तो केवल 2 सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, ठीक है ना। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इनका किसी दिन बाद में विश्लेषण से अध्ययन करते रहना, फिलहाल हम सिर्फ आंसर जानने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो उधार सीमा परिवर्तन बिल्कुल सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये इसका विकल्प नहीं है, जबकि राजसायनिक नैतिक दबाव भी होते हैं। आगे बात करूं 44, तो औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधि उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से दुनिया में 14वें स्थान पर, मूल्य के हिसाब से, ठीक है।
औषधि उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर दुनिया में तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल है, लेकिन ये 80% नहीं करता, ये 60% उत्पादन करता है, यानी कि पहला। आगे, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है, यानी कि हैप्पी इंडेक्स में। और हैप्पी इंडेक्स से था जो 140 देशों की रिपोर्ट के आधार पर बनाया जाता था, उसमें भारत 126वें स्थान पर आता है। आगे बात करूं ऑटोमोबाइल की। ऑटोमोबाइल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7% योगदान देता है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया में सबसे बड़ा चौथा निर्माता था, बिल्कुल। 21 में भारत 2 पहिए और 3 पहिए जो वाहन थे उनका सबसे बड़ा निर्माता था, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं है सही, क्योंकि ये 5.3 को नहीं दिया था, ये 3.7 करोड़ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, हमने पढ़े हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो सार्वजनिक व्यय भी होता है, हीनार्थ प्रबंधन भी होता है और करारोपण भी होता है, लेकिन ब्याज दर इसके अंदर सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि ब्याज दर किसके अंदर आ जाती है, मौद्रिक नीति के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 के अग्रिम अनुपातों के अनुसार जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसमें राजस्थान का कितना योगदान रहने का अनुमान लगाया गया है। तो उसके लिए अनुमान लगाया गया है कि जो राजस्थान का अनुपान है वो है 5.18% हो जाएगा, ठीक है ना, कितना, 5.18। आगे बात करूं मैं 49, एक सेकेंड, ठीक। तो राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अटल भूजल योजना का स्तर था कि जो भूजल का जो गिरता हुआ जल स्तर है उसको ऊपर उठाना है, और ये जो अटल भूजल योजना है ये हमारे विश्व बैंक और किसके सहयोग से, तो ये हमारे भारत सरकार के 50% की हिस्सेदारी के साथ में किया जा रहा है। तो इसमें पहला में ये नहीं है कि भारत सरकार ही अकेली नहीं है, इसके साथ विश्व बैंक भी है, तो 2 के साथ जाएंगे, तो केवल 2। आगे बात करूँ मैं 50 में लिखा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि जो 25 लाख तक हैं, 25 लाख तक कितना होगा, 8% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल। और फिर जो 5 करोड़ तक वाले हैं, कितने, 5 करोड़ वाले हैं, उनके लिए 6% अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल है। लेकिन जो 10 करोड़ वाले हैं उनके लिए 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, इसमें 15% की ये बात कहीं नहीं करते हैं। आगे, वर्ष 2022-23 में राजस्थान सेवा क्षेत्र में सकल मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। ये सेवाओं के क्षेत्र में भी किस में पूछ रहा है, उप क्षेत्र को। तो उप क्षेत्र में हमने देखा था कि व्यापार, किसको देखा था, व्यापार, होटल और जलपान गृह, ठीक है ना, ठीक। आगे चलते हैं हम, और आगे हमारा गत वर्ष 22-23 में राजस्थान सकल मूल्य वर्धन पर 2000 यानी कि जो स्तर कीमतें 11-12 की, उनके आधार पर कितनी % वृद्धि है, और वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो वो देखने को मिलेगी हमें सेवा के क्षेत्र में, किसमें, सेवा के क्षेत्र में। आगे बात करूं मैं, क्वेश्चन है आगे हमारा कि राजस्थान राज्य मार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 811 किलोमीटर की लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा वित्त पोषित है, विश्व बैंक के द्वारा। आगे, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये किया गया था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के साथ, ठीक। आगे है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 5 जून को नहीं, 21 मार्च को नहीं, 14 दिसंबर को, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में, सॉरी, जो हमारी आर्थिक समीक्षा उसमें साफ साफ लिखा है। राजस्थान सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था। तो किस में किया था, ये 2005 के अंदर अधिनियमित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की, और 57 था करंट से रिलेटेड, और जो पूछा था कि किस निम्न में से किस योजना का उद्देश्य, किस योजना का उद्देश्य
उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिला उनके नन्हे शिशुओं को 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धति, देखरेख एवं सेवाओं के उपभोग को बढ़ावा देना है। किसका है? तो वो है हमारा किसका? प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। इसके बारे में सोचा होगा, लेकिन ये क्या है कि एक बच्चे के बाद में जब पुनः बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये प्रोवाइड करवाई जाती है, जबकि ये विशेष करके पहले के लिए ही जब गर्भावस्था की व्यवस्था होती है उसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। कौन सी? प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना। आगे बात करते हैं, तो निम्नांकित में से कौन सा विकल्प एक इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो देखा था हमने जो उड़ान योजना है वो सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? देखिए, ये स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना नहीं होता है। हाँ, ये है मासिक धर्म एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर ये है आपके साइंस से संबंधित। किससे संबंधित है? साइंस से संबंधित। 1 मिनट जल पी लूं। यानी इसमें पूछा गया है हमसे, देखिए इनके जवाब भेज दिए गए हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है, तो वो कौन सी है? मॉर्फिन। आगे बात करें, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोफोबिया को ठीक किया जा सकता है, तो इसको ठीक किया जाता है अपतल व उत्तल लेंस के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से सशक्त बनाने में भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए प्रसाद कर रही है? तो वो हमारी अब तुमने महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, जो जबकि इससे संबंधित नहीं है, और इसके साथ में जाएंगे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन के साथ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा 62, ठीक है। और 62 हमसे क्या कह रहा है? 62 कहता है हमसे कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे पहले छोटी इकाई, बिल्कुल सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करना और सबसे बड़ी इकाई तक जाना है। तो हमको पता है सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? टीबी, इसमें लिखी हुई है उस हिसाब से टीबी, ठीक है। टेराबाइट सबसे छोटी होगी। फिर हमारे पास में बिट के बाद में होगी हमारे पास में बाइट के बाद में होगी किलोबाइट के बाद में होगी मेगाबाइट और मेगाबाइट के बाद में होगी गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। यानी कि ऐसा बनेगा एफ बिट बाइट, बी केबी, ए केबी के बाद में एमबी बनती है, एमबी आएगी सी पर, और एमबी के बाद में बनता है जीबी आएगी ई पर, और फिर डी एफ बी ए सी डी, बिल्कुल 2 के साथ में। आगे बात करूं मैं, जो 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा, हमने पढ़ा था कि अस्त्रा भी मिसाइल जो थी वो चर्चाओं में रही थी कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और ये मिसाइल थी कि धरती से परे यानी कि सतह से परे विजुअल रेंज में हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। सीमा से परे और बिहाइंड विजुअल रेंज, हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। कौन सी थी? अस्त्रा। आगे चले हम, श्रीहरिकोटा अभी चर्चाओं में रहा था चंद्रयान 3 के लिए, फिर आदित्य L1 और अब शुक्रयान की तैयारी कर रहा है। 23 उपग्रह, 23 में टेलियोस 2 और ल्यूमिनलाइट 4 को लॉन्च किया था, और जिस लॉन्चर से किया गया था वह लॉन्चर कौन सा था? तो LBM-3M4 को हमने देखा था, इससे चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, और इसके लिए लॉन्च किया गया था PSLV C55 से। आगे, यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए, किस तक? नैनो रेंज तक घटा दिया जाए, जबकि अन्य 2 बीमाएं वही रहती हैं, तो प्राप्त संरचना कहलाएगी क्वांटम बेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप का नहीं है? MP4 होता है, AV होता है, MO होता है, लेकिन MP3 नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? संगीत के लिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 67, प्रोटीन के संबंध में हमसे पूछा है कि प्रोटीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, वो हमको चुनना है। प्रोटीन पादप एवं जीव जंतु, हम देखें प्रोटीन पादप और जीव जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है, बिल्कुल ये 2 तो कथन सत्य हैं। लेकिन वजन का लगभग 30% हिस्सा नहीं करता है, ये 15 से 20% ही निर्माण करता है। प्रोटीन हमारे रक्षक खंड बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, बिल्कुल। तो 3 के साथ में जाएंगे।
आगे क्वेश्चन कह रहा है ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूह जन एग्लूटिजोन, यानी कि देखिए हमने पहले ही कहा था कि इनके अंदर एग्लूटिजोन नहीं पाया जाता ओ के अंदर, ठीक है ना, ना तो ए पाया जाएगा और ना ही बी पाया जाएगा। देखिए तो फिर ना ए ना बी, ए बी दोनों है, ना तो ए और ना बी, सही जवाब क्या होगा, ना तो ए और ना बी। 69 कह रहा है निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, डिप्थीरिया होता है, निमोनिया होता है, डेंगू होता है, फ्लैग होता है, लेकिन डेंगू नहीं होता। डेंगू किससे जनित है, वायरस से। आगे बात करूं प्लाज्मोडियम की प्रजाति से घातक मलेरिया कारण बनती है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है फाल्सीफेरम। कौन सा होता है, फाल्सीफेरम। एनटीयू जो होती है जो दाब जल की अविलता है यानी डर्टिविटी को नापने का काम करते हैं, टर्बिडिटी को। आगे 72 निम्न में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता, सोडोमोनास उगता है, शैवाल उगता है, जिम्नोस्पर्म उगता है, लेकिन लाइकेन नहीं उगता। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, नई दिल्ली, फरीदाबाद, नई दिल्ली, जोधपुर, नहीं, तिरुवनंतपुरम में। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी से उठाया कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन के वर्षावन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कितना करते हैं, तो इसका कितना करते हैं, 20%। कितना करते हैं, 20%, क्योंकि ये पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि सर्वाधिक सघन मात्रा में ये दिखाई देते हैं। आगे है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में। कुछ बच्चे अभिकानगर, क्योंकि ना अभिकानगर के अंदर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है, ना कि ऊंट अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। उष्ट का नाम आते तो उष्ट ऊंट, ठीक है ना। इधर भी आप देख सकते थे कैमल। आगे इनमें से कौन सा समूह मिलेट श्री अन्न फसलों का है। देखिए 2023 को श्री अन्न अनाज वर्ष घोषित किया गया है, मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसमें थी ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। आगे बात करें 77 में कहा गया था कि निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो हमने देखा था कि इसके उद्देश्य से RKCL को चलाया गया था, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे बात करें हम राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक के द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सालय और जीव विज्ञान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, जोबनेर। और जोबनेर कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ, जयपुर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, यानी कि जिसका उपयोग हम पुनः नहीं कर सकते या जिसको हम पुनः नहीं बना सकते। देखिए पवन ऊर्जा को हम 2 बार, बिल्कुल सही है। इमारती लकड़ी आज गई कल आ जाएगी, कल उगा सकते हैं। सौर ऊर्जा आज दिन गया कल वापस आना है, लेकिन जीवाश्म ईंधन को नहीं बना सकते हैं। आगे बात करें हम 80 की, ठीक है ना। तो 80 में क्या कह रहा है, एक कथन के पश्चात 2 तर्क 1 और 2 दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। उनके बारे में हमें बताना कि कौन सा तर्क मजबूत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि एक कथन के पश्चात 2 तर्क 1 व 2 दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है, चुनिए, ठीक है। तो उसके बारे में हमें चुनना है, ठीक है। चलिए तो पहला कथन क्या कहता है, क्या ट्रेन में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है। नहीं, भारत में घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता, ये तो है, लेकिन भविष्य में तो कर सकता है। तो इसके साथ में यानी कि पहला एक कथन तर्क सही होगा, तो केवल तर्क 1 मजबूत है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 और कहता है कि एक कथन के पश्चात 2 पूर्व अवधारणाएं फर्स्ट एंड सेकंड दी गई हैं। कथन और उसके पास दी गई पूर्व अवधारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व अवधारणा ये कथन में अंतर्निहित है। देखिए क्या कह रहा है, यदि पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे, ठीक है। खेती के लिए समय पर वर्षा होना आवश्यक है। आमतौर पर ज़्यादातर किसान वर्षा पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल दोनों ही कथन क्या है, पूर्णतः अंतर्निहित है, या दोनों ही अवधारणाएं अंतर्निहित है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 82 की दिए गए कथन पर अध्ययन कीजिए। ठीक है, चाय भी अभी भेजनी थी। ठीक है, दिए गए कथन पर अध्ययन कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी कार्रवाई अनुसरण करती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले वर्ष कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए अधिसूचना जारी की कि सरकार उनके लिए जल की उपलब्धता का प्रबंध कराए। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह दे। बिल्कुल, अगर पहले की ये पूर्व अवधारणा है, यानी कि पहले ही इसकी घोषणा की जा चुकी है, तो इसके आधार पर ये दोनों ही कार्य या दोनों ही कार्रवाई हैं जो उचित हैं। ठीक है ना, तो ये भी उचित है और ये भी उचित है, यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम आगे बात करें। आगे है क्वेश्चन नंबर 83। एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन सा या कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो पहला, पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। वेरी गुड। आगे कहा है कि निष्कर्ष निकलते हैं, नगर ए के नागरिक अपने वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। आयुक्त ने इंदौर के में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में अच्छा अनुभव रखते हैं। देखिए, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं, इस बात को हम नहीं कह सकते, जबकि इस बात को तो हम कह सकते हैं कि सौंदर्यकरण में, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा इंदौर की तरफ, उन्होंने सुना हो कहीं से, तो इस बारे में तो हम कह सकते हैं। लेकिन आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ये तो नहीं होगा। हाँ, उस नगर की दशा को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पर गंदगी है, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल निष्कर्ष सही निकलता है। तो कौन सा निष्कर्ष? निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। आगे बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 84 की, और 84 कहता है कि निम्न अनुक्रम का अगला पद है। ठीक है ना, तो इसका अगला पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कौन सा होगा? तो इसका अगला पद होगा हमारा, ठीक है, I 27/2 और R 162। ठीक है ना, कैलकुलेशन के बाद में। हालांकि इतना अपने पास समय नहीं है डिस्कस करने का, जो डिस्कस करने लायक होंगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखा है, इसने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, और बीच वाले शब्द को यू की यूं ही रखा है। उस आधार पर हमने किसके लिए बाना था? इसके लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको तो उल्ट मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले को सेम रखा है। तो इस आधार पर देखें तो हम आई सबसे पहले आई एम आर, तो आर इसमें है, तो यानी कि इसके साथ में जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें हम, एक परिवार में 8 सदस्य हैं और आपका ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसा कुछ हार्ड था नहीं इसके अंदर, जीजा साला, क्योंकि ए और ई का, एफ और ए का संबंध हमसे पूछा जाता है, तो एफ और ए का संबंध है दोनों में जीजा और साले का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 5 लड़कियां मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। बीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। ठीक है, पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा बीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम, इसमें जो हमारा आरेख बनना था वो कुछ ऐसा बनना था और यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी बतानी थी, तो इसके अंदर 23 मीटर की दूरी आएगी। आगे बात करें, ये आपका सिटिंग टेबल से था कि के मध्य एकदम दाईं ओर है, तो इसमें हमसे पूछा था कि कौन से व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है, और वो मध्य में बैठा हुआ व्यक्ति कौन सा होगा? डी वाला होगा। नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 89। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, और उनकी संख्या कितनी है जो मूल आकृतिक समान। इसमें देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि इसमें टोटल व्यंजनों के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? व्यंजनों के बारे में। व्यंजन होते हैं हमारे पास में 7, जो कि सेम टू सेम वहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा 24 छोटे घनों में से एक ठोस घन बनाया जाता है। कितने छोटे घन किसी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे?
तो ऐसे हमारे पास में कितने होंगे? देखिए ये हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं था क्यूब वाला, लेकिन ये विद्यार्थी ए बी सी, क्या ए बी सी 3, 5, 3, 4, 5 अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 और दे दिया जाता है, और 4,000 देने के साथ में उनके कितने बढ़ जाते हैं? इसका हो जाता है 5, इसका हो जाता है 6 और इसका हो जाता है 7। अब क्या कहा है? बी के प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिलती है? तो बी को मिलती है कितनी? तो इससे 4 अधिक है, तो यानी कि 12,000। ठीक, आगे एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि है, तो ये कितनी होगी? 64 की, यानी उल्टा करना था। आगे बात करूं मैं 93, क्या कह रहा है? 400 लड़कों में से क्या है? 400 लड़कों में से हर लड़का, यानी कि टोटल 400, हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कम से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी, 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के तीनों सभी खेलों खेलते हैं? तो इन तीनों को सभी खेलते हैं सिर्फ 20 लड़के। कौन से? 20 लड़के। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 94, यदि किसी एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और एस और टी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, यानी कि दोनों ही क्या है? इसके अंदर है। एक तो वर्ग को करता है, एक समबाहु त्रिभुज को करता है। अब उनके संबंध में कौन सा सही है वो बताना है। तो इसके आधार पर जो आंसर आया था वो था 8t बराबर 3/√3s। ठीक है ना। 95 में दर्शाया गया है कि एक बल्लेबाज है और बल्लेबाजी करते हैं और इस टेस्ट में सबसे तेज रन बनाने वाला खिलाड़ी, देखिए अब उसने दोनों पारियों को दिया है, औसत निकालना है, पहली का और सेकंड का। ठीक है ना। पर जो आंसर आ रहा था वो आंसर है हमारे पास में पी, क्योंकि इसका सबसे अधिक स्ट्राइक रेट कह सकते हैं हम एक तरीके से, औसत है। अब 96 में देखिए, 96 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दो सूत्रों से ये आएगा, निम्न बंटन की माध्यिका ए और बहुलक बी का संबंध एन सी को संतुष्ट करते हैं तो मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहले तो माध्यिका का सूत्र लिखना था, उसके बाद में बहुलक का। ठीक है ना। फिर इन दोनों के सूत्रों के आधार पर हमें फिर ज्ञात करना था और यहाँ पर रखने थे। ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 7। कितना आएगा? 7, बिल्कुल। आगे, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है। शेष बचे मूलधन को 15% ब्याज सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के अंतर पाया जाता है तो 480 हो तो कुल मूलधन कितना होगा? तो 480 होने पर मूलधन कितना होगा? ठीक है। तो उसने कितना कहा था? 15% प्रति सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। उस आधार पर हमारा निकल के आएगा 12,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 98, चार संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और इसकी प्रायिकता है आपकी 369/625। आगे 99, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार कितने वेटलैंड हैं? ये जो शायद जून का करंट अफेयर्स, जून के करंट अफेयर्स में एक घोषणा की जाती है कि राजस्थान में कितने वेटलैंड बनाए जाएंगे, तो उसके आधार पर कितने थे? तो ये थे 44, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे है, राजस्थान में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऑफ थिंग इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपकी ये की जाएगी जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहां पर? तो जोधपुर में आईआईटी जोधपुर के अंदर। कहां पर? आईआईटी जोधपुर में। आगे क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें अभ्यारण्य के रूप में जो दर्जा दिया था, जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था, अभी हाल ही में दर्जा दिया गया था, उससे ये करंट से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया गया। धौलपुर और करौली अभ्यारण्य को किसको दिया गया था? धौलपुर और करौली
अभ्यारण्य को। जब हम इनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे तब हम पांचों को एक साथ देखते हुए चलेंगे। आगे है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो ये शहर किया गया था आपके बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। आगे एम और एन महिलाओं की एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाना है कि कोई भी दो महिलाएं एक साथ ना बैठें। यदि एम एन से छोटी है तो इन सभी के बैठने की संख्या, तारीखों की संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करना है, और उनकी संख्या है एम प्लस 1 एम माइनस एन प्लस 1। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम, जो उद्गम को लॉन्च किया गया है वो उद्गम को लॉन्च करने वाला था भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजमौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है। बिल्कुल नामित किया गया। अभी जो राजमौली है 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है, और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। ये दोनों को नामित किया गया है। बिल्कुल कटन 2। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल कौन कौन सी? लीडर, टाइटन, पायोनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। ठीक है ना, तो ये दोनों ही कथन क्या है? एक व दोनों कथन दोनों सत्य हैं। याद रखना, जो राजमौली 2023 का शीर्षक पायनियर्स को किया गया है, और सेकंड शाहरुख खान को आइकन्स के रूप में नामित किया गया है। उसको 6 जो प्रभावशाली 600 की सूची होती है उसमें 6 तरीके से इसको श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आगे बात करें हम, आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनओ ने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना था। निम्न में से किस देश से थे? तो ये तो थे हमारे आने वाले त्रिनिडाद व टोबैगो से। ठीक है ना, जो अभी 78वीं यूएनओ की मीटिंग्स के लिए जो सेवा देने के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे वो कहाँ के थे? त्रिनिडाद व टोबैगो के। कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 107 की। हाल ही में जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया, और यूरिया की इस किस्म का नाम था यूरिया गोल्ड। कौन सी थी? यूरिया गोल्ड। आगे है क्वेश्चन नंबर 108, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित की गई थी? तो बिल्कुल अभी हाल ही में जिस देश में आयोजित की गई थी वो था स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? और ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है आपका देवीलाल माहिया को। आगे, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया? अभी सब चर्चाओं में रहा था, दिल्ली के अंदर। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो जो अभी जनसंग्रह हुआ था उसके द्वारा किसको लिया गया था? ये ले गए थे यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। आगे, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में किस शहर में आयोजित किया गया था? ये कई बार बताया है कि किस शहर में सम्मेलन में किया गया था, तो ये किया गया था उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है आपका तो क्या कह रहा है? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो ये भारत ने जो स्थान प्राप्त किया था वो किया था 7वां। कौन सा? 7वां स्थान प्राप्त किया था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 115, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ये खेला गया था आपका मेयर राधाकृष्णन
स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, इसका संबंध किस खेल से आता है? तो इनका खेल है निशानेबाजी। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और कर लेते हैं जो आगे। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये आपकी जो आयोजित की गई थी वो की गई थी दक्षिण कोरिया के अंदर। नेक्स्ट बात करूं, थोड़ा सा जल्दी चलें क्योंकि समय अधिक ना लगे। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी? तो ये हारी थी उज्बेकिस्तान। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? ये गीता प्रेस गोरखपुर को, जो हाल ही में चर्चाओं में रहा था और कई विवादों में भी घिरे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एक सेकेंड, बिल्कुल 120 से 120 में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये होती है हमें कहाँ से? रेड टोंक से। इसीलिए इसे राजस्थान का प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। आगे, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वो कौन था? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। आगे है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वो किसके शासनकाल में की थी? भोज प्रथम के। कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल भाव्या, ये भाव्या था, ठीक है ना, और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो हमको पता है ये कहाँ से संबंधित थे? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। देखिए यहाँ से जो आपका एकीकरण था उससे दोनों क्वेश्चन, एक तो पहले ये पूछ लिया कि राजप्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था, और दूसरा ये मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ है। ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 15 मई 1949 को। आगे, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? हमने सबको बताया अच्छी तरीके से कि वो झाड़ोल ठिकाने पर काम करते थे और कोलियारी में उनका जन्म होता है। आगे है, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और श्रवणीय बीकानेर में क्या समानता है? तो इनमें क्या समानता है कि यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार मिले थे। नेक्स्ट बात करें हम, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो ये किसका था? सवाई जयसिंह का। एक साहेब राम। कौन था? साहेब राम। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 128। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बहुत ही अच्छा, किसके द्वारा? जसनाती सिद्धों के द्वारा, ठीक है ना। आगे, कुबले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कई बार बताया है कितनी भाषाओं का, 18 देसी भाषाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। अचलदास खींचीरी बचनिका के लेखक कौन थे? कौन थे? बिल्कुल शिवदास गाड़स या चारण शिवदास इनका नाम गाड़स भी आता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत मेलित है? देखिए, रामदेव जी रामदेवरा, बिल्कुल। मल्लीनाथ जी गागरोन नहीं है, इनका नाम कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा। आगे, पाबूजी खरनाल, बिल्कुल। तेजाजी खरनाल, बिल्कुल। और पाबूजी कोलूमंड, ठीक है। तो ये कौन सा सुमिलित है? मल्लीनाथ जी कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। आगे बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है झालरा पाटन में। कहाँ पर? झालरा पाटन में। और झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। और आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं सबसे अधिक जल दुर्ग का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, गागरोन। गागरोन को हम क्या कहते हैं, जल दुर्ग, यानी जल दुर्ग की या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जबकि सिवाना का आता है, जालौर का आता है, चित्तौड़गढ़ का आता है, लेकिन गागरोन का है ये जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था, क्योंकि जब युद्ध का समय था तो उसने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश में कर दिया था, वाकाटक वंश में कर दिया था, जिससे क्या ये अपने जो स्थिति है उसको अधिक मजबूत बना सके। आगे बात करते हैं हम भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर, हालांकि इसका हम जब मौर्य काल पढ़ते हैं तब मौर्य काल में इसका बनना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जब पूर्ण रूपेण होता है वो किस में होता है, शुंग कालीन में। किस में होता है, शुंग कालीन में। आगे चले हम, देखिए बहुत ही अच्छा पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था कि ललित विग्रह राज की नाटक किसने की थी, तो ये किसने की थी, सोमदेव ने। कृष्ण देव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी, तो ये दी गई थी अल्लासानी पेडन्ना को, क्योंकि इसके यहाँ पर अष्टकवि थे, उनमें से एक अच्छे कवि थे अल्लासानी पेडन्ना, इनके लिए इन्होंने आंध्र कविता पितामह की उपाधि प्रदान की थी। आगे बात करें, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है, ठीक है ना, तो वो किस में किया गया है, वो किया गया है पंचमहल में। किस में किया गया है, पंचमहल में। ये 5 मंजिला इमारत है, इसके अंदर बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो इसको तो आप आसानी से भी कर सकते थे, क्योंकि जोधपुर वाले थे नहीं, बीकानेर वाले थे नहीं, उदयपुर वाले थे नहीं, बचा कौन, जयपुर वाले। और जयपुर के कौन थे, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। देखिए दोनों क्वेश्चन उठाए एकीकरण से अच्छे। आगे गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की थी, तो ये की थी उन्होंने जून 1905 में, ठीक है। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर का जो 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जबकि इसको विजय राघवाचारी के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। जब इसके बाद में अगली जो अध्यक्ष करते हैं वो कौन करते हैं, विजय राघवाचारी। आगे बात करते हैं हम, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष तो कौन थे, डॉक्टर फजल अली, और सदस्य कौन थे, KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो बिल्कुल कौन कौन थे, एक तो थे आपके जस्टिस फजल अली, ये तो कौन थे, अध्यक्ष थे, और KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, यानी कि 2, 3, 4 यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था तब ये तीनों क्या थे, सदस्य थे, ये 2 और 1 अध्यक्ष थे। आगे है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसने मैप से पढ़ी होगी और क्लासें अपलोड भी की गई हैं कई वर्ल्ड ज्योग्राफी की। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं, हमने पढ़ा था राइन जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके आती हैं और अपना उत्तरी सागर के अंदर जल को गिरा देती हैं, तो किस सागर में, उत्तरी सागर में। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसाद मुख्यतः सिंध मुल्तान पंजाब तक देखने को मिलता है, तो ये कौन सा था, सोहरावर्दी संप्रदाय। लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 और, बस थोड़ा सा और धैर्य। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थल की समस्या न्यून है, हमने कई बार पढ़ा है कि मरुस्थल की समस्या 20 से 30 डिग्री के मध्य हमें देखने को मिलती है, और वही पश्चिमी क्षेत्र पर, लेकिन हमें कौन सा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यूरोप, जहाँ पर बहुत कम मरुस्थल देखने को मिलते हैं, जबकि एशिया में हमने कई प्रकार के मरुस्थलों को देखा था, जैसे थार का मरुस्थल और सुलेमान कीर्तितर वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
आगे हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी वगैरह देखने को मिलते हैं, सहारा वगैरह अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, लेकिन यूरोप में देखने को नहीं मिलते। आगे बात करें हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय खरेबा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। और नालागढ़ दून सभी दूनों में बड़ा है, नहीं नालागढ़ नहीं है, देहरादून है वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, देहरादून दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है, सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है, यानी कि बी को छोड़ के ACD के साथ 3। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो कौन से करते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ा था कि जो आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और तमिलनाडु का क्षेत्र, कौन सा, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और इधर कौन सा आ जाता है हमारा, पूर्वी कर्नाटक। तो गुजरात नहीं करता, यानी बी को हटा दो, बी, यानी बचा कौन सा, ACD, ठीक। लास्ट है हमारा, झीलों से क्वेश्चन पूछा गया था और प्रसिद्ध झीलों से क्वेश्चन उठाए गए। देखिए, भीमताल झील उत्तराखंड में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, लोकटक मणिपुर में है, लेकिन रूपकुंड नहीं है। रूपकुंड कहाँ पर है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था तो सही ऑप्शन था हमारे पास में इसको चेक करने का, क्योंकि मिडलैंड कहाँ पर है, यूके में। इसे हम खाला औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, खाला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि मिडलैंड्स की जगह यहाँ पर एक USA में एक और देखने को मिलता है हमें, न्यू इंग्लैंड। कौन सा, न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड तो USA के अंदर है, जबकि मिडलैंड है ये UK के अंदर है। तो इसने पूछा था कौन सा प्रदेश नहीं है, तो सिनासिटी इंडो पेंसिल्वेनिया है, ग्रेट काहनबा घाटी प्रदेश है और मिशिगन झील प्रदेश है, लेकिन मिडलैंड प्रदेश कहाँ पर है, तो ये UK के अंदर था। ये तो था हमारा पेपर, बहुत अच्छा आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी का अच्छा गया होगा, सभी ने अच्छा किया होगा। अब इसका किसी दिन विस्तृत सिलेबस के साथ में या विस्तृत व्याख्या के साथ में मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। और इसी तरह आप अपनी मेहनत को जारी रखें। अगर आपको ये हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टेक्निकल वाले बोलते रहते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।